हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2021 के लिए जो है मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। पेपर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम आपका होने वाला है दिसंबर 16-17 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप ये वाले जो मॉक टेस्ट है जरूर देखें एज पर टू द सिलेबस और लेवल को ध्यान में रखते हुए। ये इसमें मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो सीटेट पेपर 2 के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करें। मॉक टेस्ट नंबर 1 है। प्रीवियसली हमने पेपर 1 के लिए भी हम मॉक टेस्ट डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर लिंक ऊपर वीडियो में आ रहा है, जरूर चेक कर लेना। टेलीग्राम पर नहीं कनेक्ट किया तो जरूर कनेक्ट करना टेलीग्राम पर शिक्षा फॉर नौकरी को। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज का मॉक टेस्ट नंबर 1 पेपर 1 के लिए, जिसमें एसएसटी के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। तो मेक श्योर आप लास्ट तक देखें। लास्ट में 1 या 2 क्वेश्चन एसएसटी के भी इंक्लूड किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन फॉर्मेटिव असेसमेंट विच टेक्निक इज यूज्ड टू मॉनिटर स्टूडेंट। देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जैसे सीटेट में आता है और जैसे आपका ऑनलाइन मोड में इस बार पेपर होने वाला है तो उसी के बेसिस पे इसको प्रिपेयर किया गया है। तो रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोले तो रचनात्मक मूल्यांकन में छात्र की निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? रेमेडियल टेक्निक्स, पेरेंटियल टेक्निक्स या फिर ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, और फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि प्रोजेक्ट टेक्निक्स। अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए बीच बीच में जब बच्चे की प्रोग्रेस चेकआउट की जाती है तो वो किसके थ्रू होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू होती है। और जब फाइनल प्रोग्रेस चेक की जाती है कि फाइनल लर्निंग आउटकम देखे जाते हैं तो वो होती है समेटिव असेसमेंट के थ्रू। ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे की लर्निंग और ऑन गोइंग प्रोग्रेस को चेक करना होता है कि कितना बच्चा सीख चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर सी। इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स का मतलब है कि आप बच्चे का अवलोकन करेंगे, इसके माध्यम से आप उसकी जो लर्निंग हो रही है या उसकी लर्निंग में कोई प्रॉब्लम है या लर्निंग को किस तरीके से उसकी बेहतर बनाया जाए, तो ये आप ऑब्जर्वेशनल टेक्निक से करेंगे। और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है कि आप बच्चे की एक्टिविटीज एज वेल एज आप उसकी ओरल या फिर रिटन एक्टिविटीज का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए रेमेडियल टेक्निक्स इज डिफरेंट थिंग। रेमेडियल टेक्निक्स का मतलब क्या है? जब आप बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नाइज कर लेते हैं तो उसके बाद जब उसको पुनः शिक्षण दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉब्लम, तो वो रेमेडियल टीचिंग और टेक्निक्स कहलाती है। पेरेंटियल टेक्निक्स का मतलब है कि आप इस बच्चे के माता पिता से उसका फीडबैक लेंगे कि वो किस तरीके से होमवर्क कर रहा है, क्या घर पे वो एक्टिव है नहीं है। तो ये हो गया आपका पेरेंटियल टेक्निक्स। तो प्रोजेक्ट टेक्निक्स आर डिफरेंट थिंग, बट ऑब्जर्वेशन टेक्निक ये क्या होता है? ये टीचर के सामने होती है कि बच्चे किस तरीके का व्यवहार, एक्टिविटी और लर्निंग प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो गया हमारे पास क्वेश्चन 2। व्हाइल टीचिंग ए प्रोज टेक्स्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई। इंग्लिश के लिए भी इक्वल वेटेज लेके चलना, पेपर को स्कोर करना है और अच्छे से क्लियर करना है। तो व्हाइल टीचिंग ए प्रोज टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अ टीचर मस्ट अंडरटेक। गद्य पाठ पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप अवश्य करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 पैराफ्रेजिंग द टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसक्रिप्शन, क्रिएटिंग अ सबटेक्स्ट, या डी कंसल्टिंग अ डिक्शनरी। तो देखिए गद्य पढ़ाते समय, गद्य बोले तो जो प्रोज होता है इंग्लिश में, उसको पढ़ाते समय कौन कौन सी एक्टिविटीज का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या है? जो भाई जितने भी वर्ड्स आपके लिखे होते हैं किसी भी एक पैराग्राफ में, जो आप गद्य का मतलब क्या है? कोई भी एक सपोज आप एक स्टोरी रीड कर रहे हैं तो उसमें जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं उनकी पैराफ्रेजिंग करना। और पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट। एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि कुछ समथिंग न्यू, कुछ न्यू टेक्स्ट क्रिएट करना, वर्ड्स क्रिएट करना, दैट इज नोन एज पैराफ्रेजिंग द टेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर, इन एक्टिविटीज का आपको अवश्य क्रियाकलाप का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई। व्यापक तरीके से आप इसको पढ़ के जाइए। असेसमेंट वाले टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके चाहिए। इवैल्यूएशन वाले टॉपिक को, जिसमें फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन, एनसीएफ हो गया, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, सीसीई हो गया। तो सीसीई का मतलब कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, शिक्षार्थियों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या बताता है कि आप कंटिन्यूस टेस्ट एंड असाइनमेंट, कि आप लगातार बच्चे का परीक्षण ले रहे हैं और उसको घर का होमवर्क दे रहे हैं। कंडक्टिंग कंटिन्यूस टेस्ट, या फिर आप लगातार टेस्ट ही ले रहे हैं बच्चे को। पीरियडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग। पीरियडिक का मतलब एक निश्चित समय अंतराल बाद आप बच्चे की अधिगम का परीक्षण कर रहे हैं। पीरियडिक असेसमेंट ऑफ टीचिंग, या कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसका असेसमेंट होगा, उसका
असेसमेंट किया जाएगा एक निश्चित समय अंतराल बाद। तो सीसीई इवैल्यूएशन लर्नर्स के लिए होता है, ठीक है, ना ही कि टीचर्स के लिए, यानी कि स्टूडेंट सेंट्रिक होता है व्यापक रूप से। व्यापक का मतलब समग्र चीजें आ जाती हैं उसके अंतर्गत, चाहे वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो, किसी भी लर्नर की मेंटल एक्टिविटी हो, या फिर इमोशनल लर्निंग हो, या इमोशनल हो, या फिर उसका बिहेवियर हो, पर्सनैलिटी हो। तो पूरा व्यापक टर्म की बात की गई है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यह है कि हर एक पहलू पर बच्चे के ध्यान देना, कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार वे में चलने वाली प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी, पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर बच्चे की देखो टीचिंग की बात नहीं हो रही है, टीचिंग तो किससे रिलेटेड हो जाएगी, टीचिंग रिलेटेड हो जाएगी टीचर से, तो ये टीचर ओरिएंटेड नहीं होता, इसलिए आप ये ऑप्शन हटा सकते हैं। टेस्ट ही टेस्ट कंडक्ट करना केवल मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता, टेस्ट और असाइनमेंट नहीं, आप पीरियोडिक लगातार, कॉन्टिन्यूस का मतलब एक निश्चित समय अंतराल, थोड़े थोड़े गैप पर आप बच्चे की लर्निंग का आकलन करेंगे। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक को प्रेरणा का स्रोत बनाने में सहायक है, कि आपका शिक्षक के पास एक ऐसा क्या गुण होना चाहिए, ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो मोटिवेशनल सोर्स बने स्टूडेंट के लिए। व्यवहार कुशलता, उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, ये शिक्षक एवं सह शिक्षक क्रियाओं में रुचि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रभावशाली लिखा है यहाँ पर, प्रभावशाली होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व यानी कि इन्फ्लुएंसेबल जो पर्सनालिटी होती है, कि बच्चों को कुछ ना कुछ मोटिवेट करे। टीचर के अंतर्गत उसका पर्सनालिटी का मतलब क्या है, आपके अंदर आपकी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, चाहे वो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे आपके बिहेवियर से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉलेज के अंतर्गत आती है। तो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व जो है स्टूडेंट्स पर, अगर एक टीचर का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है, बच्चे को अट्रैक्ट करती है, तो यहाँ पर एक उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है बच्चे के लिए, कि वो मोटिवेट होता है अपने टीचर को देखकर कि हाँ मेरे टीचर जो है इस लेवल पर है, तो शायद मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे उनसे सीखना चाहिए। तो एक गुड पर्सनालिटी इज अ गुड साइन ऑफ लर्निंग ऑफ ए स्टूडेंट, कि बच्चे जो है एक अच्छी पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं अध्यापक की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। यह कथन किसका है भाई, सीधा सीधा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। तो ये कथन किसने दिया, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या फिर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो ये क्या चीज है, यहाँ पर बोला गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है भाई, तो इस स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। हिंदी के गद्य का क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। भाषा की कक्षा में बच्चों को, ऑप्शन ए, बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ानी चाहिए, भाषिक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए, केवल बाल साहित्य पढ़ाना चाहिए। भाषा बोले तो लैंग्वेज की बात हो रही है, कि लैंग्वेज की, अगर हिंदी लैंग्वेज की कक्षा चल रही है तो उसमें क्या करना चाहिए अध्यापक को, बच्चे को स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट छोड़ दो और बाकी सारा काम हो गया टीचर का, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। केवल पाठ्य पुस्तक ही पढ़ाओगे तभी भाषा का ज्ञान होगा बच्चे को, बिल्कुल नहीं। भाषा अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना, अभिव्यक्ति मतलब बच्चा एक्सप्रेस कर सके अपने थॉट्स को, सबके सामने बोल सके, रख सके, टीचर के सामने प्रेजेंट कर सके, तो अभिव्यक्ति हुई। आप बच्चे को दबाएंगे नहीं, कि आप अपने विचार व्यक्त करने से बच्चों को रोकेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा, बच्चे में जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि वो अपने थॉट्स को दूसरों के सामने रख सकता है। तो भाषिक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करो चाइल्ड को, कि जिससे वो अपने थॉट्स को सभी लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट मैच। आपको पहचानना है यहाँ पर कि कौन सा सही तरीके से मैचिंग दिया गया है। इंटरनल फैक्टर फैमिली, एक्सटर्नल फैक्टर गवर्नमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर इमोशनल डेवलपमेंट, इंटरनल फैक्टर हेरिडिटी, जिसको आनुवंशिकता बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की बात हुई है, तो देखो दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। ये कहां से, अभिप्रेरणा से लिया गया है, ये अभिप्रेरणा के टॉपिक से उठाया गया, यानी कि मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से उठाया गया है। अब मोटिवेशन के दो फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर। तो देखो इंटरनल फैक्टर में हेरिडिटी जो है इंक्लूड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर
मोटिवेशन से भी रिलेट कर सकते हो आप इसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी इसको रिलेट कर सकते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ जो चीजें कनेक्ट हो रही हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हैं, यानी कि विकास और वृद्धि से हैं। फिर विकास अंदरूनी विकास भी होता है और एक बाह्य विकास भी होता है, यानी कि बाहर जो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं तो उससे भी आपका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर इंटरनल फैक्टर क्या है, हेरिडिटी से रिलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बात क्लियर हो रही है। और यहाँ पर इंटरनल फैक्टर इन्होंने फैमिली दिया है, तो फैमिली क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर गवर्नमेंट दिया है, इसका कोई रूल नहीं है। एक्सटर्नल इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, एक इंटरनल फैक्टर है, ना ही कि एक्सटर्नल फैक्टर। तो करेक्ट क्या हुआ इंटरनल फैक्टर, आनुवंशिकता, हेरिडिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 8। अब 8 क्वेश्चन बोलता है एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज रिसीव्ड। छात्रों की अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी तरह पुनः पेश करें जैसे उसे प्राप्त होता है। तो ये क्या चीज हुई, इज एन इफेक्टिव असेसमेंट स्ट्रेटेजी की ये बहुत ही प्रभावशाली एक रणनीति है असेसमेंट करने की, आकलन करने की। इट इज ए प्रॉब्लमेटिक, यानी कि ये एक समस्यात्मक स्ट्रेटेजी है किसी भी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बात की जाए। इज अ गुड सिंस वी रिकॉर्ड एवरीथिंग एज इट इज इन आवर ब्रेन, कि ये बहुत अच्छा है कि हम सारी चीजों को रिकॉर्ड करें जो, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। इट इज गुड सिंस इट इज इजी फॉर टीचर टू एसेस, कि ये अच्छा है जिससे ये टीचर को आसानी पड़ती है आकलन करने के लिए बच्चे में। तो क्या राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर हम 8 को डिस्कस कर रहे हैं, तो बी देखिए इज अ राइट आंसर। ये क्या है, एक समस्यात्मक है, इट इज अ प्रॉब्लमेटिक। छात्रों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी तरह पुनः पेश करें जैसे उसे प्राप्त किया। भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आपको पता है। अगर फॉर सपोज मैं आपको कोई चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप इस चीज को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। अब फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि जब भी मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप सेम वर्ड्स रिपीट करो या सेम चीज मेरे को डिलीवर करो जो मैंने बोला था, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप बेशक इन चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इसको अपने तरीके से समझाएं, अपने वे ऑफ स्टाइल से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें मुझे। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, कभी भी कोई भी चीज आप किसी से भी ग्रहण कर रहे हैं तो आप एज इट इज डिलीवर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ योर ओन स्टाइल। शायद मैंने किसी चीज, कोई सी चीज मैंने अपने टीचर से सीखी होगी, तो मैं आपको अपने वे में समझ में गया हूं, शायद मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। तो ये एक बात रहती है। तो आप कभी भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट से कि वो सारे वही सारी चीजें आपको वापस बताएगा जो आपने उसको बताई हैं। आई थिंक वो शायद उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, आई थिंक आपसे बेहतर भी बता सकता है, या हो सकता है कि जो आपने बताया उससे कुछ अलग भी आपको बता सकता है। तो बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी नॉलेज को रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मींस दैट। देखो जीन पियाजे के क्वेश्चन पहले जो है डायरेक्ट लेवल पर आते थे, भाई ये कौन सी स्टेज में कहा गया है, ये कैसे कहा गया। अब क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया सी टेट की अगर मैं बात करूं, तो अब जीन पियाजे से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, लेकिन थोड़ा घुमा के आता है। या तो उनकी कंपैरिजन किसी और साइकोलॉजिस्ट से कर दी जाती है, या फिर उन्हीं के ही कोई कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वे में आपसे पूछा जा सकता है, जो प्रैक्टिकल वे में होता है, जो डे टू डे लाइफ में उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन क्या है, संरक्षण का जो नियम जीन पियाजे ने दिया है, तो उसकी अवधारणा का क्या मीनिंग है ये पूछा गया। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, तो इसे तो काट ही दो भाई। संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि वो वाइल्ड लाइफ और या फिर पेड़ों को बचाने की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो यहीं पर गलत हो गया। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम एज इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस, ये बोल रहे हैं कि कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज सेम रहती हैं। वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय systematically testing hypothesis, yet taking the perspective of other into consideration is an important cognitive ability। तो देखो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो जीन पियाजे के संदर्भ में जो राइट है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहती हैं इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंजेस, यानी कि आपका बाहरी आवरण चाहे बदल जाए, लेकिन कुछ आपके भौतिक चीजें ऐसी हैं जो फिजिकल आइडेंटिटीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ऑलवेज सेम रहती हैं, एज प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा कहा गया है, जीन पियाजे ने कहा है संरक्षण के नियम को। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन्स। तो ये थोड़ा एसएसटी का क्वेश्चन है, इसको एसएसटी में मार्क करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत है, हिमालय है या फिर एप्लाइंचेस है, यूराल है, वोगेसिस है। तो राइट आंसर है देखो ब्लॉक जो माउंटेन्स हैं वो
वोगेस हैं, वोगेस जो है माउंटेन्स होते हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, और ये कहाँ पर है भाई? वोगेस माउंटेन जो है यूरोप में है, यूरोप में पाए जाते हैं। और ये एक अच्छा एग्जांपल है किस चीज का? ब्लॉक माउंटेन्स का। और ब्लॉक माउंटेन्स बनते कैसे हैं कि लार्ज एरिया को जब आप जो पृथ्वी का लार्ज एरिया है, तो जब वो ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज नोन एज ब्लॉक माउंटेन्स। एक तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ये इनका एक अच्छा एग्जांपल है वॉइजेस, और ये यूरोप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 11 के साथ में। इन द लेट 18th सेंचुरी द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल डेवलप्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडियन कंपनी ट्रेडिंग पोस्ट। तो 18वीं शताब्दी के अंत में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक पदों से विकसित हुई? नागपुर या फिर दिल्ली, बी पुणे, मद्रास, कैलकाटा, सूरत, मदुराई, दिल्ली, सूरत, मद्रास या फिर कैलकाटा। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सूरत, मद्रास और कैलकाटा ने ये सारी चीजों को डेवलप करने का काम किया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रीज थी मैक्सिमम जो है वो इन्हीं सिटीज में स्टैब्लिश थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू द, अगर हम बात करें सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण में मदद करता है। चलिए जी। विद्यार्थी बड़े होंगे तो अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। दी गई जानकारी के साथ संवेगात्मक और जिज्ञासा पैदा करता है। तो चार स्टेट ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें ए डी, बी डी, सी डी और ए सी की बात हुई है। अब आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है विद रिस्पेक्ट टू द सोशल साइंस। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, जो बोलता है ए और डी। ए क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सामाजिक विज्ञान समस्याओं का क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। क्रमबद्ध मतलब एक सीक्वेंस वे में अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो वो बहुत इजी हो जाती है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनाशील और जिज्ञासा पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान क्या है भाई? संवेदनाशील, जिसको हम बोलते हैं इमोशंस से कनेक्ट करता है ये, और क्यूरियोसिटी डेवलप करता है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी जो है सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो ये था हमारे मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये हमने पेपर 2 के लिए मॉक टेस्ट डिस्कस किया था। आई होप आपको बहुत हेल्प करेगा ये सी टेट के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। वीडियो पसंद आ गई तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलेंगे आपसे एक नई मॉक टेस्ट वीडियो के साथ में। तो स्टे सब्सक्राइब और टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। दिस वॉज अभिषेक त्यागी।